Hello students, myself Deepti Ramnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Molecular Orbital Theory, and in this series today we will discuss calculation of energy of molecular orbital from wave function. तरंग फलनों के द्वारा आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना। हम ऊर्जा को इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल एच शाई डी लैम्डा अपॉन शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल इंटीग्रेशन डी लैम्डा। अब इसमें अगर हम शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि शाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो है C1 शाई ए प्लस C2 शाई बी। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होती है, जैसे कि इसमें सेकेंड इक्वेशन में दिखाया गया है। अब इस इक्वेशन में अगर हम दो ब्रैकेट्स हैं उनको H को लेते हुए अगर हम उसको खोलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन को हल करने के लिए हम निम्नलिखित मान या अग्रलिखित मान मान सकते हैं। जैसे एच ए बी हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए एच शाई बी डी लैम्डा इज इक्वल्स टू शाई बी एच शाई ए डी लैम्डा होता है। इसी तरह से एच ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए एच शाई बी डी लैम्डा होता है। और एच बी बी इज एच ए में दोनों शाई ए आएंगे और एच बी बी में दोनों शाई बी आएंगे। और एस ए बी में इंटीग्रेशन ऑफ शाई ए शाई बी डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 होता है ए इज इक्वल्स टू बी के लिए। अगर हम इसके मान पहले वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमें ई के मान प्राप्त होते हैं। ई इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर एच ए प्लस 2 C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 एस ए बी। एच ए बी और एच बी बी को कूलॉम इंटीग्रेशन और एच ए बी को रेजोनेंस इंटीग्रल और एस ए बी को ओवरलैप इंटीग्रल कहते हैं। ओवरलैप जो इंटीग्रल है वो दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन की जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग है उसको नापता है और जो कि बंध की स्टेबिलिटी या उसकी मजबूती बताते हैं। वेरिएशन थ्योरम के अनुसार C1 और C2 के सही मान वे होंगे जो कि E के निम्नतम मान देते हैं। और E के निम्नतम मान के लिए E के वैल्यू को हम C1 और C2 के सापेक्ष फर्स्ट डिफरेंशियल करके 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। डेल E अपॉन डेल C1 इक्वल टू 0, डेल E अपॉन डेल C2 इक्वल टू 0। तो अगर हम E वाली इक्वेशन का C1 के सापेक्ष डिफरेंशियल करें, जो कि इक्वेशन नंबर 10 का हम डिफरेंशियल कर रहे हैं C1 के सापेक्ष, तो हमें इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त हो रही है, उसको हमें 0 को सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन नंबर वापस से 10 का C2 के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त हो रही है, उसको भी हम 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और उन जो ये इक्वेशंस हैं इनमें हमें पता है कि डिनोमिनेटर जो है ना कभी शून्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर को शून्य करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर को शून्य करने पर हमें इक्वेशन नंबर 13 और 14 प्राप्त हो रही है। और जो इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 हैं उनको हम सिक्युलर इक्वेशंस कहते हैं। और इन सिक्युलर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में? दिखाया गया है इक्वेशन नंबर 15 में एच ए माइनस ई एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच बी बी माइनस ई। एक मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स होगा C1 C2 और इसको हम 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इनको हल करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो मिश्र गुणांक हैं, जो आर्बिट्री कोफिशिएंट्स हैं C1 C2, वो शून्य के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए C1 C2 के गुणांक को डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। अतः जैसे C1 C2 0 नहीं है तो जो डिटर्मिनेंट है एच ए ई एच ए बी ई एस ए बी एच ए बी माइनस ई एस ए बी एच बी बी माइनस ई, ये 0 के बराबर होगा। और हाइड्रोजन अणु आयन के लिए जो दो परमाणु कक्षक जो कि मिश्रित हुए हैं वो एक जैसी प्रकृति के हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एच ए इक्वल टू एच ए बी। इसलिए जो इक्वेशन 16 का जो हल है वो हमें प्राप्त होगा एच ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच ए बी माइनस ई एस ए बी होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वेशन हमें प्लस माइनस 2 रूट्स प्राप्त होंगे, 18 इक्वेशन के अनुसार हमें प्राप्त होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को ई एस इज इक्वल्स टू ई प्लस इज इक्वल्स टू ई वन इक्वल टू एच ए प्लस एच ए बी अपॉन 1 प्लस एस ए बी। और दूसरी इक्वेशन को लिख सकते हैं एट ई ए इज इक्वल्स टू ई माइनस इक्वल टू ई टू इज इक्वल्स टू एच ए माइनस एच ए बी अपॉन 1 माइनस एस ए बी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई एस इज इक्वल्स टू ई प्लस इज इक्वल्स टू ई वन या ई ए इज इक्वल्स टू ई टू इज इक्वल्स टू ई माइनस। और जो ई एस और ई ए है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एनर्जी लेवल्स होते हैं।
अब इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन या आणविक कक्षकों के तरंग फलन। हमने इक्वेशन नंबर 13 में देखा था कि C1H माइनस ई प्लस C2H माइनस ई एस ए बी इज इक्वल्स टू 0 होता है। उसमें इक्वेशन नंबर 18 में अगर हम मान रखते हैं E1 के लिए तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है C1H माइनस E1 प्लस C2H माइनस प्लस E1 एस ए बी इज इक्वल्स टू 0। और इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लास्ट में हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1H E1 माइनस H माइनस C2 SAB E1 माइनस HAB इज इक्वल्स टू 0। और इसमें अगर हम SAB E1 का माइनस HAB का को से डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2। और इसी तरह से E2 के लिए हमें इक्वेशन प्राप्त होगी C1 इक्वल टू माइनस C2 या C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2। अब जो रूट E1 और E2 है उनसे जो संबंधित आणविक तरंग फलन होते हैं वो हैं ψ1 इक्वल टू C1 ψ प्लस ψb और ψ2 इक्वल टू C1 ψ माइनस ψb। C1 का मान ज्ञात करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ ψ मोलिकुलर ऑर्बिटल डी लैम्डा इज इक्वल्स टू C1 ψ प्लस C2 ψb का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। और इसको हम पहले एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम लिखेंगे C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 SAB इज इक्वल्स टू 1। और इसी तरह से हमें मान प्राप्त होगा जब C1 इक्वल टू C2 अप्लाई करते हैं तो C1 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 SAB प्राप्त होता है। और अगर C1 इक्वल टू माइनस C2 अप्लाई करते हैं तो C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस SAB प्राप्त होता है। और C1 का मान अगर हम इक्वेशन 20 और 21 में रखते हैं तो जो प्रसामान्यीकृत आणविक फलन हैं जो कि E1 और E2 से संबंधित हैं वो प्राप्त होंगे हमें ψ(s) इज इक्वल्स टू ψ1 और ψa इज इक्वल्स टू ψ2। और यहाँ से E1 इज इक्वल्स टू HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB। E2 इज इक्वल्स टू HAA माइनस HAB 1 माइनस SAB। इसी तरह से इस दोनों आणविक कक्षकों ψ1 और उनकी एनर्जी E1 और E2 के रूप में हम फिगर जो राइट हैंड साइड में दिखाया गया उसके अनुसार फ्रेम कर सकते हैं। और जब नाभिक A और B के मान बदले जाते हैं तो ψ1 के मान अपरिवर्तित रहते हैं जबकि ψ2 के जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं। अतः ψ1 को हम सिमेट्रिक आणविक कक्षक तरंग फलन ψ(s) और ψ2 को हम एसिमेट्रिक आणविक कक्षक तरंग फलन ψ(a) से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।